शुरू होता है तो एक बार फिर कार्रवाई की जाएगी। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे विदेशी मामलों की जानकार निपुण आलम बयान जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी हमारे साथ हैं। सोडी सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सोडी सर, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी, लगातार जुबानी जंग अभी भी जारी है। भले ही यहाँ पर गोलीबारी का सिलसिला जो है वो रुक चुका है, लेकिन जुबानी जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ट्यूमर बताया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से कि ईरान जो एक ट्यूमर पनप रहा था, ईरान में जिस तरीके से ये परमाणु कार्यक्रम चलाया जा रहा था, ये एक ट्यूमर था जिसको हटाने का हमने काम कर दिया, लेकिन ये दोबारा आ सकता है, इसलिए नजर हमें बनाए रखनी होगी। जय हिंद पिंकी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब से नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने पहली बारी 1996 में, तब से लेके आज तक वो 18 साल इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2022 से लगातार अब वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और जब जब इजराइल के वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा सिर्फ जंग की बात की है, क्योंकि वो उन्हें एक मुद्दा आसान लगा है वोटरों को अपनी तरफ खींचने का। लेकिन हकीकत ये है पिंकी जी कि ये जो मसला है मध्य पूर्व का या फिलिस्तीन और इजराइल का, ये एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है जो कि अमेरिका, भारत और दुनिया के कई देश 1948 से लगातार कहते आए हैं कि मध्य पूर्व में शांति तभी होगी जब 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। बयान प्रति बयान तो 1948 से लगातार चलते आ रहे हैं। कितनी जंगें हो गई इजराइल और मिडिल ईस्ट में, और अब जिस तरह से इजराइल ने भारी डैमेज किया इजराइल की राजधानी टेल अवीव को, जहां 1/3 बर्बाद कर दिया, वहां ये जो बयान नेतन्याहू दे रहे हैं उनका कुछ मतलब बचता नहीं है, क्योंकि ईरान जैसे देश ने जिसके ऊपर 38 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, उसने इजराइल के ऊपर इतना भारी नुकसान करवाया। और जो संयुक्त राष्ट्र भी कहता आया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही यहाँ पे शांति लाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, नेतन्याहू जानते हैं कि युद्ध की बातों से ही वो अपने वोटरों को साथ रख सकते हैं। तो ये वो बयान देते रहेंगे आने वाले समय में भी। बल्कि कल जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मिले और दोनों ने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया, तब भी नेतन्याहू ने काफी कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की कि हमें ईरान पे एक और हमला करना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब अमेरिका भी थक चुका है ये लड़ाइयों में हिस्सा लेके। और जिस तरह से ईरान अमेरिका के सामने भी खड़ा हुआ इस युद्ध में, डेफिनेटली अमेरिका जानता है कि कोई फायदा नहीं है अब इस युद्ध में कूदने का। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं, नेतन्याहू सत्ता में रहेंगे और 8-10 साल रहेंगे, उनकी उम्र 75 साल है, 8-10-12 साल रहें, लेकिन मध्य पूर्व में शांति तभी आएगी जब 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि ईरान भी पीछे कदम खींचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। निपुण सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या एक बार फिर से इसी तरीके से वॉर देखी जाएगी? और अगर इस बार यही युद्ध जैसे हालात बनते हैं फिर से, हालांकि संभावना बेहद ज्यादा नजर आ रही है अभी तक तो, और ऐसे ही हालात बनते हैं तो क्या असर होगा उसका? हाँ पिंकी जी, बिल्कुल सही आप बात कह रही हैं। और देखिए, जो ये युद्ध के हालात हैं, ये तो 1948 से ही रहे हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल को लेकर। ऐसे अभी थोड़ी देर पहले सोडी जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात वो कह रहे थे कि वो एक दिन का तो नहीं है, ये तो बीच बीच में एक तरह से युद्ध विराम में आपका क्या होता है, युद्ध विराम होता है, परमानेंट इसका सोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता है। और अभी जो ये जवानी जमाखड़ चल रहा है दोनों ओर से, चाहे वो इजराइल की ओर से चल रहा है या ईरान की ओर से चल रहा है, भाई ईरान भी इजराइल को ट्यूमर बोलता है तो इजराइल बदले में ट्यूमर कहने लगा है। नहीं, पहले इसको रोग स्टेट कहता था कि एक दुष्ट राज्य है ईरान जो कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करता है इजराइल के लिए। अब देखिए, मामला ये है कि ईरान को ये जिद है, और जिद किस लिए है? क्योंकि ईरान को ये लगता है कि मेरे सर्वाइवल को क्या है, इश्यू क्रिएट होगा अगर मैंने एटॉमिक वेपन अपना नहीं बनाया। क्योंकि ईरान को ये लगता है कि देखिए, वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट वर्ल्ड की, तो वेस्ट वर्ल्ड पूर्ण रूप से मेरे को खत्म करना चाहता है, खास तौर से अमेरिका, इजराइल। हालांकि जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने ये कहा है कि इसमें अमेरिका कोई रोल नहीं था, रोल इसमें था इजराइल का। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका को अपने प्रति कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने का प्रयास, कि कहीं ना कहीं संतुलन हो जाए और पूरा दोषी हम किसको ठहराएं, केवल इजराइल को ठहराएं।
तो ये प्रयास किसके द्वारा हो रहा है? आपका ईरान के प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन रियलिटी यही है कि इजराइल जो है अपने दम पर अमेरिका के बगैर किसी भी तरह का स्टेप जो है ईरान के अगेंस्ट नहीं ले सकता। ठीक है, शुरुआत भली कर ली हो इजराइल के द्वारा, लेकिन रियलिटी यही है कि अमेरिका अगर कहेगा, अमेरिका के वेपन से ही तो लड़ाई इजराइल लड़ता है। तो यहाँ पर ईरान को यह है कि वेस्ट ब्लॉक से तो मुझे एकदम मैं निश्चित हूँ कि वहां से किसी भी तरह का मुझे सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत विराम हो जाएगा, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से शांति से रहने नहीं देंगे, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में केवल मैं ही एक ऐसा मुल्क हूं जो सीना तान कर खड़ा हूं अमेरिका के सामने। नहीं तो जितने भी देश अमेरिका के सामने खड़े हुए, चाहे इराक हो, नेस्ता नाबूद कर दिए गए, या उससे अलावा सऊदी वगैरह जो देश हैं वो पपेट बन चुके हैं अमेरिका के। तो मैं मानता हूँ ईरान एक तो बात वेस्ट को देखकर ही देखता है, दूसरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी ईरान को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इस्लामिक वर्ल्ड से उसको क्या मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ईरान अपनी सर्वाइवल को देखता है, और इजराइल के साथ ही बात यही है कि इजराइल भी अपने अस्तित्व को देखता है कि